Hi dear students, good morning, good afternoon and good evening. Myself Ajay Kumar, welcome all of you in Sunrise of Academy YouTube channel. विद्यार्थीगण आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को सनराइज ऑफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जस्ट आई एम बिफोर यू विथ अ मैजिक टॉपिक। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं मैजिक टॉपिक क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज I am going to teach the same topic with the magical style that make you very easy learning so that you can achieve your goal. मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, ऐसी मेथड से मैं उसको पढ़ाऊंगा जो आपको एक जादुई मेथड के रूप में काम करेगा और आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। Just come on and I like to discuss first because I am desirous to explain with you, and in this way we get the name of the magical topic is phrase. Today we are going to discuss about the phrase. आज हम लोग बात करेंगे phrase के बारे में। The role of phrase in English is most important and it is the most perfect as well as most valuable sector for the student in competition. So now come on and discuss the same topic. Phrase stands for मुहावरे। फ्रेज का मीनिंग मुहावरा आप बेहद ही पहले से जानते होंगे और यह कोई नया टॉपिक नहीं है, यह कोई अनजान टॉपिक नहीं है। मैं आपको अनजान इस वजह से नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपने हिंदी में बहुत बार ऐसा प्रयोग किए होंगे जो आपका दैनिक जीवन एक बेहतर और स्मार्ट बन रहा होगा। आज उस स्मार्ट तरीकों को हम अपनाएंगे और अपने कैरियर को स्मार्ट बनाने के लिए इसका भरपूर उपयोग करेंगे। सबसे पहले एट फर्स्ट वी गेट द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज इन शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन की बात कर लूं मैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स that make a sense but not complete is called phrase. A combination of the word, a combination of words शब्दों का एक समूह जो सेंस बनाता है, जो अर्थ तो बनाता है, बट दैट सेंस इज नॉट कंप्लीट, वह सेंस कंप्लीट नहीं होता है और फ्रेज कहलाता है। सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका वजह यह है कि फ्रेज अपने आप में अपना स्पष्ट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता है। फ्रेज ऑलवेज प्रोवाइड अस मीनिंग इन हिडन फॉर्म एंड वी हैव ऑब्जर्व द मीनिंग दैट विल बी यूज्ड इन द पैसेज एंड that will be used in the examination. आपको अगर एग्जाम में प्रयोग किया गया हो या आपको पैसेज में प्रयोग किया गया हो तो आपको उसके हिडन मीनिंग को निचोड़ना होगा और वहां से निचोड़ को आपको देखना होगा कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है। फ्रेज जनरली फ्रेज हैज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फ्रेज को दो भागों में बांटा गया है। दैट मीन्स वी कैन से फ्रेज हैज टू काइंड्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रेज का दो भाग होते हैं। इट हैज टू काइंड्स। फ्रेज हैज टू काइंड्स। फर्स्ट वन लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग फ्रेज। फ्रेज का दो काइंड्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, उनमें से मैं एक बात कर रहा हूं लिटरल मीनिंग फ्रेज। अब लिटरल मीनिंग फ्रेज होता क्या है, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज टोटली depends on words. Literal meaning phrase, the meaning of this phrase totally depends on words. लिटरल मीनिंग फ्रेज हम उस फ्रेज को बोलेंगे जिस फ्रेज का हिंदी मीनिंग
पूर्ण रूप से उसमें प्रयोग किए गए शब्दों पर आधारित हो। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मैं बात कर लूं एट फर्स्ट का अगर मीनिंग की बात करें तो आप सबको जानते होंगे कि इसका मीनिंग होता है पहले। अब जरा बात करेंगे हम कि मीनिंग होता है पहले, क्या इस पहले मीनिंग का कोई इंग्लिश इसमें है? तो जी हाँ, हमें प्राप्त हो रहा है फर्स्ट। सेकेंड की अगर मैं बात कर लूं फर्स्ट ऑफ ऑल की मैं बात करूं, इसका मीनिंग होता है सबसे पहले। तो जरा ध्यान देंगे कि सबसे पहले का क्या मीनिंग इसमें है, तो आपको देखने के लिए दिख रहा होगा कि सबसे का मतलब ऑल, पहले का मीनिंग है यहाँ फर्स्ट। इसका मतलब कि इस फ्रेज का मीनिंग इसमें प्रयोग किए गए शब्दों पर आधारित है। तो जिस फ्रेज का हिंदी मीनिंग उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के आधार पर हो, दैट इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग फ्रेज। एंड सेकेंड टाइप is implied meaning phrase. Second one is implied meaning phrase. Implied meaning phrase किसको कहते हैं? English called implied meaning phrase. हम implied meaning phrase किसे कहते हैं? The meaning of this phrase does not depend on words. आइए बात करते हैं हम लोग इम्प्लाइड मीनिंग फ्रेज किसको कहा जाता है। मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, इस फ्रेज का मीनिंग डज नॉट डिपेंड ऑन वर्ड्स। इस मीनिंग का फ्रेज वर्ड्स पर आधारित नहीं होता है। जिस मीनिंग का फ्रेज वर्ड्स पर आधारित होते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग फ्रेज। और इंप्लाइड मीनिंग फ्रेज का मतलब कि इस फ्रेज का हिंदी मीनिंग इसके शब्दों पर आधारित नहीं होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों आपस में ठीक अपोजिट एंगल से बन रहे हैं, अपोजिट है, दोनों आपस में ठीक उल्टा है। एक कहता है कि इसका मीनिंग totally depends on words, and second one is meaning does not depends on word. इसमें है कि इसका मीनिंग इसी पर डिपेंड है, इसका है कि इसका मीनिंग इस पर डिपेंड नहीं है। एग्जांपल के तौर पर मैं इसकी पर बात कर लूं, जैसे मैं अगर बात करता हूं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मीनिंग होता है व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। टू फ्लॉग और डेड हॉर्स का मीनिंग होता है व्यर्थ प्रयास करना। आइए आपको दिखाते हैं, क्या आपको इसमें व्यर्थ का मीनिंग पता चल रहा होगा? फ्लॉग मीन्स होता है प्रहार करना, डेड मीन्स होता है मरा हुआ, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। एक घोड़ा, मरा हुआ और प्रहार करना, इस तीन का मीनिंग आपको इस तीन वर्ड से मिल रहा है। जबकि अगर हिंदी की बात करें तो इनमें से किसी का नहीं है, यानी व्यर्थ है ही नहीं मीनिंग, प्रयास करने का इसमें मीनिंग है ही नहीं। इसका मतलब इस मीनिंग का, इस फ्रेज का मीनिंग वह स्पष्ट पारदर्शिता के रूप में डिस्प्ले नहीं करेगा, परंतु यह इन हिडन फॉर्म में होगा। अब जरा आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एग्जाम हम लोग को जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या लिटरल मीनिंग पूछेगा या इंप्लाइड मीनिंग पूछेगा? तो हम लोग को लिटरल मीनिंग कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा इंप्लाइड मीनिंग फ्रेज पूछेगा। इंप्लाइड मीनिंग फ्रेज का जब तक आप हिंदी मीनिंग नहीं जान पाएंगे तब तक अप्रोच करना इम्पॉसिबल होगा। दैट विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल्सो। अगर आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को फिर वह गलती होगा। तो सबसे पहले we need to get the exact meaning of the implied meaning phrase, then after we can pick out the appropriate option in the examination. सबसे पहले अगर बात कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग को इसका implied meaning phrase का हिंदी मीनिंग जानना होगा, then after आप एक सही और उपयुक्त ऑप्शन को टिक आउट कर पाएंगे। तो आइए मैं आज इस जादुई छड़ी से आपको दिखाता हूँ, जादुई मेथड से दिखाता हूँ कि हाउ कैन आई गेट एंड हाउ कैन आई
completed the meaning of implied meaning phrase without repetition, बिना रटे बिना बार बार पढ़े हम कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। Now here we get some phrases on the board. First one is to flog a dead horse. Next one, to make one's mark below the mark. Next one, above one's understand. Next one, to live above one's means. Next one, to put one's foot in the graph. Alpha and omega, to come to full circle. All phrases has come in the examination of SSC, and you also get practice. Then you also find the all phrases in practice set in question banks. अगर आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप याद रखेंगे सारा फ्रेजेज ये पूछा हुआ है, अब आपको ये मिल जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो हम लोग याद करते हैं, ये सब तो हम लोग को रटना पड़ता है, बट मैं आपको एक ऐसा मेथड से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो वाकई में आपको कोई जादुई तरीकों से कम नहीं लगेगा। आइए जिस मेथड से मैं बात कर रहा हूं, जस्ट दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग रूल। जिस मेथड का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिस मेथड की मैं नाम ले रहा हूं, उसको मैं अपने रूप में इसको ऐड किया है ब्रेकिंग रूल के नाम से। ब्रेकिंग रूल का मतलब क्या? रूल का मतलब नियम या कानून, और ब्रेक जिस होता है तोड़ना। आज हम लोग देखेंगे यहाँ कि किसी भी फ्रेज को तोड़कर खंड करके हम एग्जैक्ट मीनिंग कैसे रिसीव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा है फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब होता है प्रहार करना। फ्लॉग का मतलब होता है प्रहार करना, और डेड मीन्स होता है मरा हुआ, और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। और एक आपको यहाँ है ए का मतलब यहाँ सेंस होगा पर। इसका मीनिंग आ रहा है, यहाँ ध्यान देंगे कि मरे हुए घोड़े पर प्रहार करना। Here we get the meaning of to flog a dead horse in the view of literal meaning phrase घोड़े पर, मरा हुआ घोड़ा पर प्रहार करना। लिटरल मीनिंग फ्रेज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मीनिंग आ रहा है कि मरे हुए घोड़े पर प्रहार करना, लेकिन यह इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। हम कैसे समझेंगे? इसी तथ्य पर हम कैसे समझेंगे? देखिए, प्रहार करना जनरली एक ऐसा वर्ड है जो प्रहार करने का मतलब होता है टू किल, जान से मारना। तो जब जान से मारना होगा तो आपको प्रहार करना होगा जिसमें जान होगा, यानी आपको प्रहार करना होगा जिसमें लाइफ होगा, जिसमें वह लिविंग होगा। यदि आप लिविंग पर प्रहार करेंगे तो प्रहार करने का मकसद पूरा होगा, क्योंकि प्रहार करने का मकसद होता है किसी को जान से मारना। अब जरा ध्यान देंगे, किसी प्रहार करना है और किसी को जान से मारने की सेंस अगर होगा तो आपको जान वाला पर मारना होगा। तो क्या यहाँ जान है इसमें? जी बिल्कुल नहीं, यह है मरा हुआ घोड़ा। जैसे एक मरी हुई वस्तु पर, मरी हुई आदमी पर, मरी हुई किसी भी अन्य चीज पर आप 1000 बार आप वार करेंगे, क्या आपका कोई रिजल्ट मिलेगा? कोई रिजल्ट मिलेगा? वह आप एफर्ट्स करने जा रहे हैं वह व्यर्थ होगा, बेकार हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि यह जो फ्लॉग और डेड हॉर्स, जो मरा हुआ घोड़ा पर हम प्रहार करेंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेट मीन जब बेनिफिट नहीं होगा तो वह हो जाएगा व्यर्थ, और जब व्यर्थ होगा उसी को हम लोग गेट कर रहे हैं यहाँ मीनिंग। Here we get the meaning of to flog a dead horse is waste one's efforts, अपना प्रयास व्यर्थ करना। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा व्यर्थ प्रयास करना। हिंदी खुद आप लिख लेंगे, हिंदी इसका होगा व्यर्थ प्रयास करना। इंग्लिश में बात करेंगे टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपना प्रयास व्यर्थ प्रयास करना। नेक्स्ट वन वी गेट टू मेक वंस मार्क। मेक मीन्स बनाना, वंस मीन्स अपना। आप सोच रहे हो कि वंस मतलब एक बार, लेकिन आप ध्यान देंगे इस पर भी कभी आपने ध्यान दिया होगा। इस वंस का मतलब एक बार होता है, इस वंस का मतलब होता है अपना, और मार्क का मतलब होता है चिन्ह या पहचान। कोई भी व्यक्ति कह रहा है, लिटरल मीनिंग के आधार पर आप देखें तो अपना पहचान बनाना। कोई भी व्यक्ति अपना पहचान तब बनाता है जब वह अपने काम में सफल हो जाता है। सफल व्यक्ति को ही हम बोलते हैं वो अपना काम में सफल होने की वजह से अपना
मार्क बना लिया, अपना चिन्ह बना लिया। इन दिस वे वी गेट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज टू बी सक्सेसफुल। इस प्रकार से हम इसका मीनिंग प्राप्त कर रहे हैं सफल होना, और सफल होना का हम आप लिख लेंगे खुद हिंदी, हम इंग्लिश मेंटेन कर रहे हैं टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट वन वी गेट बिलो द मार्क। बिलो का मतलब होता है, बिलो का मतलब होता है के नीचे, मार्क का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह के नीचे। बाय द वे मान लूं कि मैं यहां से, हमें यहां तक किसी रस्सी की आवश्यकता है, मैं यहां से यहां तक चिन्ह दे दिया, एक मार्क दे दिया, यहां तक कर यदि आपको आ जाता है, चलिए ऐसा हम नहीं करते तो ऐसा कर लेते हैं कि यहां से, यानी जो हमारा बॉटम पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक 5 फीट होगा, मैंने मार्क दे दिया। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि यह, जब हम उसको देखें कि कितना उसका लंबाई है, तो पता चलता है कि वो मार्क के नीचे है। इसका मतलब कि हमको आवश्यकता था इस मार्क तक, इस मार्क तक नहीं था, इसका मतलब वह कम है। और कम किसके अगेंस्ट में है, तो जितना आवश्यकता होगा। कभी आपने फोर्स में गया है तो आपको खुद पता होगा कि फोर्स में एक मार्क दे दिया जाता है कि आप यहां से क्रॉस करेंगे। जब आप क्रॉस करेंगे तो आपके जो मार्क है आपके माथा में टच नहीं करेगा, आपके सर में टच नहीं करेगा, तो वह कहेगा कि तुम्हारी हाइट आवश्यकता से कम है। ठीक है, इसका मतलब कि मार्क से बिलो है, जो मार्क दिया गया, जो मैंने स्टैब्लिश किया मार्क, इससे आपका बिलो है, नीचा है। इसका मतलब कि आप जो आवश्यकताएं, इसका हाइट की जितना था फोर्स में, उसके अनुसार कम है, तो आपको भगा दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि बिलो द मार्क, जो मार्क दिया गया उससे कम है, इसका मतलब कि जरूरत से कम है, आवश्यकता से कम है। इसका मीनिंग हो जाएगा जरूरत से कम होना, आवश्यकता से कम होना। जो इंग्लिश में हम लिखेंगे लेस देन रिक्वायरमेंट, लेस देन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन, एबव वंस अंडरस्टैंड। एबव का मतलब के ऊपर, वंस मींस, वंस अगेन हम लोग गेट कर रहे हैं, वंस का मतलब होता है अपना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ, यानी कह रहा है कि अपना समझ के ऊपर। कभी कभी हम लोग बात अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं कि तुम्हारे समझ के ऊपर है। तुम्हारे समझ के ऊपर है का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, और जब समझ नहीं पा रहे हो तो आपके समझ से ऊपर होगा, जिसको अपनी भाषा में हम लोग सरल भाषा में कहते हैं समझ के परे होना या न समझ पाना। समझ के परे होना या न समझ पाना, इसको हम लिखेंगे आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन, टू लिव एबव वंस मीन्स। टू लिव का मतलब होता है रहना, एबव का मतलब होता है के ऊपर, वंस मीन्स अपना, और मीन्स का मतलब यहां हो जाएगा साधन। ये मीनिंग कह रहा है कि अपना साधन के ऊपर रहना। अब हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि साधन क्या है। जितने भी आवश्यकताएं, जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं, सबको हम साधन कहते हैं। अब साधन का रिलेशन किससे होता है? एक भिखारी को कह दिया जाए कि तुम कार से आओ, तो भिखारी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। तो साधन क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सीधा रिलेशन उसके इनकम से होगा। अगर भिखारी के पास एक दिन में 2 लाख रुपए, 10,000, 50,000 का अगर इनकम हो, तो याद रखेंगे वह जरूर कार से ही आएगा। लेकिन जिस एक आदमी के पास, एक डॉक्टर के पास दिन भर का इनकम यदि 500 रुपए हो, तो वह बाइक से भी जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो साधन का मेंटेनेंस करते हैं इनकम के आधार पर। सोर्स ऑफ इनकम जैसा होगा साधन उसी प्रकार से होगा। इसका मतलब कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं आय में, क्योंकि इसका रिलेशन सीधा इनकम से है। अब कह रहा है कि अपना इनकम के ऊपर रहना। इनकम के ऊपर का रहना मतलब ये होगा, रहना का मतलब यहाँ क्या है? रहना का मतलब होता है मेंटेन योर गुड्स, अपनी वस्तुओं को मेंटेन करना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कि यह अपने आय के ऊपर रहना। आय के ऊपर रहना का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका इनकम, सपोज कीजिए कि आपका इनकम 100 रुपए की है, आप ऐसा रह रहे हैं कि 100 के ऊपर चल जाए, ऐसा रह रहे हैं कि 100 के ऊपर जा रहा है। डेट मीन्स आपका एक्सपेंस जो हो रहा है 101 प्लस हो रहा है। 100 रुपए की इनकम है, आपको इस इनकम से ऊपर रहना है। डेट मीन्स आपको खर्च करना होगा 100 प्लस। 100 प्लस कर रहे हैं, 100 प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको जितना खर्च नहीं है उससे ज्यादा, जितना आपका इनकम नहीं है उससे ज्यादा आपका खर्च हो रहा है। इसका मीनिंग होगा
कि आय से ज्यादा व्यय होना, या आय से ज्यादा व्यय को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आमदनी चवनी खर्च अठनी। सुने होंगे आप अपने देहात भाषा में कि आमदनी चवनी खर्च अठनी, उसी को बोलते हैं टू लिव अबव वंस मीन्स, आय से ज्यादा व्यय होना। इसको हम ऐसा कहेंगे इंग्लिश में कन्वर्शन, टू स्पेंड मोर देन इनकम। नेक्स्ट वन, टू पुट वंस फुट इन द ग्रैब। देखिए फुट का मतलब होता है रखना, वंस मीन्स होता है अपना, फुट मीन्स होता है पैर, और इन का मतलब में, ग्रैब का मतलब होता है कब्र। इसके अनुसार अगर मीनिंग कहा जाए तो इसका मीनिंग आ रहा है अपना पैर कब्र में रखना। अपना पैर कब्र में रखना, कब्र में याद रखेंगे हम लोग डेड बॉडी को दफनाते हैं, डेड बॉडी को रखते हैं, लेकिन समस्या यहाँ यह उत्पन्न हो रहा है कि डेड बॉडी अपना पैर नहीं रखता है, बल्कि आम जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा उसका पैर वहां रखवाया जाता है। अब इसमें कंडीशन यह है कि कोई भी डेड बॉडी अपना पैर न रखता है, बल्कि आम लोगों के द्वारा जो कस्टम है उस कस्टम के आधार पर हम किसी का पैर को वहां रखवाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके दादाजी का 100 प्लस हो गया एज, 101 ईयर 100 प्लस हो गया, 100 ईयर प्लस होने के बाद उनका देहांत हो गया। तो क्या ऐसा होता है कि देहांत उनका कब्र में ही होता है? जी नहीं, देहांत हमारे आपके घर में होता है, उनके घर में पैतृक स्थानों पर होती है, और जब उनका देहांत होता है तो हम और आप उनको एक कस्टम के आधार पर वहां जाके हम लोग कब्र में उनको रख देते हैं। लेकिन यहाँ फ्रेज कह रहा है कि अपना पैर रखना, इसका मतलब कि वह आदमी मरा हुआ नहीं होगा, वह आदमी जिंदा होगा। लेकिन कहाँ जाने लायक होगा? तो वह आदमी जाने लायक होगा अब कब्र में, अब वह कब्र में जाने लायक होगा। इसका मतलब वह आदमी अब मृत्यु के करीब होगा, या तो अत्यंत बूढ़ा होगा। अब आप ध्यान देंगे, इसका मीनिंग दोनों कर सकते हैं आप, कि मृत्यु के करीब होना या अत्यंत बूढ़ा होना। अब आपको मन में ये भी बात आएगा कि सर दोनों में से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन के अनुसार दोनों मेंटेन कर सकते हैं, अत्यंत बूढ़ा होना भी चलेगा या मृत्यु के करीब होना भी चलेगा। तो अगर मैं इसको कर दूं तो टू बी वेरी ओल्ड, या आप ऐसा भी कर सकते हैं नियर टू डेथ। नेक्स्ट वन, अल्फा एंड ओमेगा। आप समझ रहे होंगे अल्फा से ही बनता है अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको बोला जाता है? तो आप अपने बच्चों को अपनी किताबों में पढ़े होंगे, या आप अपने बचपन अवस्था में पढ़े होंगे कि अल्फाबेट का मतलब कि इंग्लिश का प्रारंभिक और शुरू वाली ज्ञान, यानी इनिशियल नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो यहाँ से अल्फाबेट शुरू या प्रारंभिक का ज्ञान होता है, तो हम इसको यहाँ से मीनिंग दे देंगे शुरू। एंड ओमेगा पढ़े होंगे आप फिजिक्स वगैरह में, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे कि ओमेगा का संकेत किस प्रकार से होता है? डब्लू के टाइप का। नहीं, ओमेगा का संकेत होता है डब्लू टाइप का। अगर एबीसीडी के मैं 3 भाग 4 भाग में क्लासिफाई कर दूं तो आप देखेंगे कि एबीसीडी वाला में डब्लू फर्स्ट पार्ट में आएगा, मिडिल पार्ट में आएगा या लास्ट पार्ट में, तो पता चलेगा कि वह डब्लू लास्ट पार्ट में आएगा। तो जब लास्ट पार्ट में आएगा तो इसको हम लोग यहाँ से सेंस लेंगे, इसका मतलब कि अंत वाला पार्ट में आता है, इसका मतलब कि इसका मीनिंग हो जाएगा अंत। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा का मतलब शुरू और ओमेगा का मतलब हो जाएगा अंत। इसका मतलब लिखेंगे शुरू एवं अंत, इसका मीनिंग हो जाएगा शुरू एवं अंत, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट, टू कम टू फुल सर्कल। कम मीन्स होता है आना, फुल मीन्स पूरा करना, और सर्कल का मतलब होता है ब्रीथ, यानी ब्रीथ को पूरा करने के लिए आना। तो आप देख रहे होंगे यह सर्कल अगर ऐसा कर दूं तो ये सर्कल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ अभी तक यह पॉइंट नहीं आ पाया है, यानी सर्कल यह नहीं है। सर्कल तब बनेगा जब यहाँ से चालू हम लोग किए, यहाँ से स्टार्टिंग किए और स्टार्ट होते 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 ध्यान देंगे ये इसी पॉइंट पर पहुंच जाए। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पर जब तक ये नहीं पहुंचेगा तब फिर से ध्यान देंगे आप लोग, यह अगर सर्कल है, सर्कल बनाना होगा, फुल करना होगा, तो इसको यहाँ आकर मिलाना होगा। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और शुरू होकर अगर यह इसी बिंदु पर फिर से मिल जाता है तो उसको बोलते हैं फुल सर्कल। फिर ये कह रहा है कम टू फुल सर्कल, मतलब एक सर्कल को पूरा करने के लिए आना है। इसका मतलब
कि जहां से शुरू किया होगा वहीं वह पहुंच गया होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाना या स्टार्टिंग पॉइंट पर आना। तो हम इसको बोलेंगे टू रीच एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए अब दोस्तों आपको लग रहा होगा ऐसा कि यह कितना आसान और कितना सरल भाषा में मैं आपको ये फ्रेजेस का हिंदी मीनिंग विथ एक्सप्लेनेशन आपको बताया। कभी भी यदि फ्रेजेस का मीनिंग जानने का प्रयास करें तो आप इस वर्ड को तोड़कर अपने सेंस को थोड़ा डेवलप करें। बाय द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग you can get the exact meaning of the phrases that will not be very tough, but that is very easy, but need your determination and desire. Okay, so I hope you also understand these all format very easy way and get advantage in your examination. मुझे आशा है कि आपको यह फॉर्मेट बहुत अच्छा लगा होगा और इसको आप बेहद ही आसान तरीकों में समझ पाए होंगे और आपका इसका बेनिफिट एग्जाम में आप उठा पाएंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।